गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10 विज्ञान अध्याय नंबर 9 चल रहा था, जिसके 3 पार्ट हमने देख लिए थे। आज हम देखेंगे चौथा पार्ट। देखो 3 पार्ट तक हमने लिंग का निर्धारण समझ लिया था, किस प्रकार से लिंग का निर्धारण किया जाता है। आज हम बात करेंगे जैव विकास की। किसकी बात करेंगे? जैव विकास की। तो जैव विकास क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हाफ हेडिंग डालेंगे जैव विकास। जैव विकास देखो जैव विकास क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। धीमी गति से और लगातार होने वाली, धीमी गति और लगातार होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें जटिल जो आपके क्या लिखा आपने, ध्यान से सुनेंगे कि धीमी गति और लगातार होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें जटिल जीवों से सरल जीवों में परिवर्तन होते हैं। जटिल जीव किस में परिवर्तन होते हैं? सरल जीवों में परिवर्तित होते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है? जैव विकास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैव विकास बोला जाता है। तो पहले आप जैव विकास की परिभाषा लिखेंगे। भाई जो सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण होता है। सरल जीवों से किनका निर्माण होता है? जटिल जीवों का निर्माण होता है। तो वो क्या कहलाता है? आपका जैव विकास कहलाता है। तो आप लिखेंगे इसमें कि धीमी गति व लगातार होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण धीमी गति व लगातार होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण होता है इसे ही जैव विकास कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसे जैव विकास कहते हैं। तो धीमी गति व लगातार होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें सरल जीवों से जटिल जीवों का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या कहलाता है? आपका जैव विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव विकास। अब हम देखेंगे जैव विकास के सिद्धांत। क्या देखेंगे? जैव विकास के सिद्धांत देखेंगे। भाई जैव विकास के कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो जैव विकास किसे कहते हैं भाई? धीमी गति व लगातार होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण होता है। क्या कहलाती है? जैव विकास कहलाती है। अब इसके क्या देखेंगे? सिद्धांत देखेंगे। देखो पहला सिद्धांत क्या है जैव विकास के सिद्धांत? पहले तो हेडिंग डालेंगे इसकी, जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के सिद्धांत, ठीक है। तो जैव विकास के सिद्धांत देख रहे हैं, उसमें जो पहला जो सिद्धांत है उसकी चर्चा करेंगे। तो पहला जो सिद्धांत आपका वो क्या है? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा है? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। देखो 7वीं क्लास में एक चैप्टर था यही जैव विकास वाला, वो कब हुई? यही अभी तो 7वीं क्लास की बात हो रही है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। आप देखेंगे भाई प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत क्या होता है। सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि जो प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था भाई? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इसने क्या किया कि सजीवों में जिन लक्षणों का चयन प्रकृति द्वारा किया जाता है वे लक्षणीय वंशागत होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इसने कहा
कि सजीवों में जिन लक्षणों का चयन प्रकृति द्वारा किया जाता है, जिन लक्षणों का चयन प्रकृति द्वारा किया जाता है वही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन से लक्षण जाते हैं? जिनका चयन कौन करता है? प्रकृति के द्वारा होता है, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ये क्या था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत था, जिसने चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो आप लिखेंगे इस सिद्धांत, लिखो इस सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था तथा इसके अनुसार सजीवों में जिन लक्षणों का चयन प्रकृति द्वारा किया जाता है, वे लक्षण ही वंशानुगत होते हैं। अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है भाई। तो ये सिद्धांत क्या था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था तथा इसके अनुसार सजीवों में जिन लक्षणों का चयन प्रकृति द्वारा किया जाता है वे लक्षण ही वंशानुगत होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल पढ़ें तो देखो, जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करें, जैसे देखो झाड़ी का वृक्षों में लाल और हरे रंग के भंग देखे पाए जाते हैं तथा उसके आसपास शिकारी पक्षी कोई भी उपस्थित रहते हैं। तो इनकी देखो चर्चा करेंगे और उसमें किस प्रकार से वो लक्षण स्थानांतरित होते हैं, तो इसमें लिखते चलेंगे। देखो इसका जो उदाहरण है वो आपको समझाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण लिखेंगे आप इसमें, लिखो इसका उदाहरण, लिखो जैसे झाड़ी वृक्षों में लाल और हरे रंग के भ्रंग पाए जाते हैं तथा उसके आसपास शिकारी पक्षी
शिकारी पक्षी कोई भी उपस्थित शिकारी पक्षी कोई भी उपस्थित रहते हैं अतः लाल रंग के भृंगों को पहचान कर आसानी से शिकार कर लिया जाता है तथा हरे रंग के भृंग हरी पत्तियों में छिप जाते हैं जिसके कारण पहचान नहीं पाते हैं अतः लाल रंग की भृंग प्रजाति विलुप्त हो जाती है भाई। लाल रंग के भृंग मारे जाते हैं तो वो तो विलुप्त हो जाती है तथा हरे रंग के भृंगों का अस्तित्व बढ़ जाता है भाई। इनको पहचान नहीं पाते तो इनका अस्तित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इनका अस्तित्व बढ़ जाता है। अर्थात अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अर्थात प्रकृति द्वारा हरे रंग के भृंगों का चयन किया जाता है। प्रकृति इनका ही चयन कर रही है क्योंकि प्रकृति ने इनको हरा रंग दिया है, तो प्रकृति इनका क्या कर रही है, चयन कर रही है। अर्थात प्रकृति द्वारा हरे रंग के भृंगों का चयन किया जाता है। ठीक है, तो ये था इस प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कि झाड़ी के वृक्षों में लाल और हरे रंग के भृंग पाए जाते हैं तथा उसके आसपास शिकारी पक्षी कोई भी उपस्थित रहते हैं। अतः लाल रंग के भृंगों को पहचान कर आसानी से शिकार कर लिया जाता है तथा हरे रंग के भृंग हरी पत्तियों में छिप जाते हैं जिसके कारण ये पहचान में नहीं आते हैं और अतः लाल रंग के भृंग की प्रजाति तो विलुप्त हो जाती है और हरे रंग के भृंगों का अस्तित्व बढ़ जाता है। अर्थात प्रकृति द्वारा हरे रंग के भृंगों का क्या किया जा रहा है, चयन किया जाता है। क्योंकि प्रकृति ने उन्होंने रंग दिया था भाई, हमने थोड़ी रंग दिया है, प्रकृति ने उन्हें रंग दिया गया है। प्रकृति उनको रंग दी है, एक तो हरा और एक लाल रंग, तो प्रकृति उनको रंग देती है। ठीक है, तो प्रकृति द्वारा ही हरे रंग का भृंगों का चयन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा सिद्धांत था भाई, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत था। कौन सा सिद्धांत था, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत था। इसके बाद में जो दूसरा सिद्धांत आता है वो उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत आता है। कौन सा आता है, उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत। तो अब दूसरा लिखेंगे आप, दूसरा लिखेंगे उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत।
देखो उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत क्या है, ध्यान से समझेंगे इसको। भाई उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत क्या होता है, तो इस सिद्धांत का सबसे पहले भाई प्रतिपादन किसने किया था, तो लेमार्क ने इसका क्या किया था, प्रतिपादन किया गया था। लेमार्क ने इसने क्या किया था, प्रतिपादन। भाई ये सिद्धांत किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था। किसने दिया था भाई, लेमार्क ने दिया था। तो लिखेंगे कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन, लिखेंगे इस सिद्धांत का प्रतिपादन इस सिद्धांत का प्रतिपादन इस सिद्धांत का प्रतिपादन लेमार्क ने, किसने दिया था भाई, लेमार्क ने। इस सिद्धांत का प्रतिपादन लेमार्क ने किया था। ठीक है। अब इसके अनुसार भाई इसने क्या बताया, तो इसके अनुसार जीवों द्वारा अपने जीवन काल में इसके अनुसार जीवों द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए गए अपने जीवन काल में अर्जित किए गए लक्षण वंशानुगत होते हैं तथा इसने साथ में ये भी बताया, देखो क्या बताया पहले कि इसके अनुसार जीवों द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए गए लक्षण वंशानुगत होते हैं। मतलब जो जीवन में जो लक्षण प्राप्त करता है, जीव अपने जीवन में जो लक्षण प्राप्त होता है वही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। लेकिन साथ में इसने ये भी बताया, इसने साथ में यह भी बताया कि किसी जीव द्वारा जिन अंगों का अधिक, साथ में इसने ये भी बताया कि कि किसी जीव द्वारा जिन अंगों का अधिक उपयोग किया जा रहा है या किया जाता है तो वे अंग ज़्यादा विकसित होते हैं। यानी कि जिन अंगों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है ना, वही अंग ज़्यादा विकसित होते हैं, और जिनका प्रयोग कम किया जाता है वे कम विकसित होते हैं, अर्थात लुप्त हो जाते हैं। और जिनका कम उपयोग किया जाता है उनका कम विकास होता है, अर्थात वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं,
लुप्त हो जाते हैं, अर्थात लुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। ये लेमार्क का सिद्धांत था, जिसको उपार्जित लक्षण बोलते हैं। उपार्जित का मतलब जो हमने अर्जित किए हैं। तो उपार्जित से अगर हम समझना चाहिए तो उपार्जित का मतलब होता है अर्जित करना। तो वह सिद्धांत यानी कि जिनमें जीवों द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाते हैं उनका ही वंशानुगत होते हैं। तो वो क्या कहलाता है, उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत कहलाता है। इसमें ये भी बताया कि जिन लक्षणों का ज़्यादा उपयोग होगा वे ज़्यादा विकसित होंगे, और जिनका कम उपयोग होगा वो कम विकसित होंगे। अब देखो इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। इस सिद्धांत को थोड़ा सा उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, उस उदाहरण को लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे उदाहरण को, तो उदाहरण लिखेंगे आप इसका, जैसे एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, ठीक है। जैसे देखो, जैसे एक समतल घास लिखेंगे, एक समतल घास, जैसे एक समतल घास, जैसे एक समतल घास के मैदान, जैसे एक समतल घास के मैदान पर जिराफ, कौन सा जीव है, जिराफ पाए जाते हैं क्या लिखा कि एक समतल घास के मैदान पर जिराफ पाए जाते हैं और घास खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन परिस्थितियों के अनुसार यदि घास नष्ट हो जाती है तो जिराफ झाड़ी और ऊंचे वृक्षों को खाने के लिए अपनी गर्दन और आगे की टांगों का, यानी कि अपनी गर्दन का और आगे की टांगों की लंबाई बढ़ जाती है। टांगों का ऐसे लिखेंगे, टांगों का अधिक उपयोग करते हैं, जिसके कारण उसकी गर्दन और टांगों की
टांगों की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि ये क्या करते हैं, इन दोनों अंगों का क्या करते हैं, ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो ये दोनों अंग क्या हो जाएंगे, ज़्यादा विकसित हो जाएंगे। तो उदाहरण क्या था कि एक समतल घास के मैदान पर जिराफ पाए जाते हैं और घास खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार यदि घास नष्ट हो जाती है तो जिराफ झाड़ी और ऊंचे वृक्षों को खाने के लिए अपनी गर्दन और आगे की टांगों को अधिक उपयोग करते हैं, जिसके कारण उनकी गर्दन और टांगें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। सही बात है क्या। अब आगे लिखेंगे कि जो ये सिद्धांत था ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और इसका खंडन किया गया, और इसका क्या किया गया, खंडन किया गया। इसके उपलक्ष्य में एक नया सिद्धांत दिया गया जो निम्न प्रकार है। ठीक है, इसके उपलक्ष्य में एक अन्य नियम दिया गया जो निम्न प्रकार है, उसको समझेंगे। तो आप इसमें लिखेंगे कि ये सिद्धांत, आगे लिखेंगे कि यह सिद्धांत ज़्यादा समय तक नहीं चला, अर्थात अमान्य कर दिया गया और इसका खंडन किया गया, जिसके उपलक्ष्य में एक नया सिद्धांत दिया गया है जो निम्न प्रकार है, जो क्या है, निम्न प्रकार है। देखो इसको समझेंगे भाई, कौन सा नियम है। ये सिद्धांत ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, इसलिए इसको अमान्य घोषित कर दिया गया और इसका खंडन किया गया, और इसके उपलक्ष्य में एक नया सिद्धांत दिया गया जो निम्न प्रकार है, जो क्या है, निम्न प्रकार है। अब वो अगला सिद्धांत क्या है जो इसके उपलक्ष्य में दिया गया था, उसकी चर्चा करेंगे। वो सिद्धांत है बीजमैन। क्या है, बीजमैन जर्म प्लाज्म सिद्धांत। क्या नाम है भाई इसका जो नाम है वो ये है बीजमैन जर्म प्लाज्म सिद्धांत इसका नाम है। अब ये सिद्धांत में क्या बताया गया, यह सिद्धांत बीजमैन ने दिया था। इसने चूहे की पूंछ को उनके पीढ़ियों तक काट कर देखा, लेकिन पूंछ काटे हुए चूहों से उत्पन्न चूहों की पूंछ पाई जाती है। अतः उसने बताया कि जीव में 2 प्रकार के जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव में कितने प्रकार का जीव द्रव्य पाया जाता है, 2 प्रकार का जीव द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, तो देखो आगे इसमें जो सिद्धांत दिया गया वो है बीजमैन जर्म प्लाज्म सिद्धांत। तो ये सिद्धांत लिखेंगे, यह सिद्धांत बीजमैन ने, किसने दिया था भाई, बीजमैन ने ना। तो लिखेंगे यह सिद्धांत बीजमैन ने दिया था। यह सिद्धांत बीजमैन ने दिया था। इसने क्या बताया, इसने देखो क्या किया, इसने चूहे की पूंछ को
अनेक पीढ़ियों तक काट कर देखा, लेकिन पूंछे काटे हुए चूहों से उत्पन्न चूहों पूंछ काटे हुए चूहों से उत्पन्न चूहों के पूंछ पाई जाती है। अतः उसने यह बताया कि जीवों में दो प्रकार का जीवधर्म पाया जाता है। देखो बीजमैन ने क्या कहा कि यह सिद्धांत बीजमैन ने दिया था। इसने चूहे की पूंछ काटी, इसने क्या की, अनेक पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटता गया, लेकिन जो पूंछ काटे हुए चूहे थे उनसे जो संतान उत्पन्न हुए, यानी चूहे उत्पन्न हुए, उनको पूंछ थी, उनके क्या थी, पूंछ थी, उनके क्या पाई गई, पूंछ पाई गई। तो इस पर इसने बताया कि जीव में दो प्रकार के जीवधर्म पाए जाते हैं। दो प्रकार के जीवधर्म, दो प्रकार ऐसे का वो लगाएंगे, दो प्रकार का जीवधर्म पाया जाता है। कितने प्रकार का जीवधर्म पाया जाता है भाई? दो प्रकार का जीवधर्म पाया जाता है। देखो पहला प्रकार का कौन सा जीवधर्म है? पहला प्रकार का जो जीवधर्म है 1 नंबर पे, वो है कायिक द्रव्य। कौन सा है भाई? कायिक द्रव्य। देखो कायिक द्रव्य क्या है आपका? कायिक द्रव्य क्या होता है? जीवों में कायिक द्रव्य में पाए जाने वाले लक्षण वंशागत नहीं होते हैं, अर्थात जीव की मृत्यु के साथ ही ये लक्षण समाप्त हो जाते हैं। अगर कोई जीव मर जाता है तो उसके लक्षण भी वहीं क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यानी कि ये जो लक्षण हैं वो वंशागत नहीं होते हैं, इनके लक्षण वंशागत नहीं होते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि जीवों के कायिक द्रव्य में पाए जाने वाले लक्षण वंशानुगत नहीं होते हैं, वंशागत नहीं होते हैं, तथा जीव की मृत्यु के साथ ही यह लक्षण समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? समाप्त हो जाते हैं। हमारी बात समझ? जीवों के कायिक द्रव्य में पाए जाने वाले लक्षण वंशानुगत नहीं होते हैं, तथा जीव की मृत्यु के साथ ही ये लक्षण समाप्त हो जाते हैं। जीवों के कायिक द्रव्य में पाए जाने वाले लक्षण वंशानुगत नहीं होते हैं, तथा जीव की मृत्यु के साथ ही ये लक्षण क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ये क्या थे? कायिक द्रव्य। दूसरा हमारा आता है जनन द्रव्य। कौन सा आता है? जनन द्रव्य। तो दूसरा हमारा आता है जनन द्रव्य। कौन सा आता है भाई? जनन द्रव्य। अब देखो जनन द्रव्य क्या होता है, इसकी चर्चा करेंगे।
तो जनन द्रव्य होता है कि जीवों के जनन द्रव्य में पाए जाने वाले लक्षण वंशानुगत होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जो ये लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। तो जीवों के लिखेंगे इसमें कि जीवों के जनन द्रव्य में पाए जाने वाले लक्षण वंशानुगत होते हैं। कैसे होते हैं? वंशानुगत होते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। तो जीवों में जनन, क्या लिखा हमने कि जीवों के जनन द्रव्य में पाए जाने वाले लक्षण वंशानुगत होते हैं। क्या होते हैं भाई? वंशानुगत होते हैं। क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं। और तथा एक पीढ़ी से कहाँ जाते हैं? दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो ये क्या थे? आपके जनन द्रव्य थे। क्या थे? जनन द्रव्य थे। ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया कि भाई जीव द्रव्य, भाई किसी जीव में जीव द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के जीव द्रव्य होते हैं? दो प्रकार के जीव द्रव्य होते हैं। एक तो कायिक द्रव्य और एक होता है जनन द्रव्य। कौन सा होता है? जनन द्रव्य होता है। कायिक द्रव्य होता है कि जीवों के कायिक द्रव्य में पाए जाने वाले लक्षण वंशानुगत नहीं होते तथा जीव की मृत्यु के साथ ये लक्षण समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा हमने लिखा जनन द्रव्य। तो जीवों के जनन द्रव्य में पाए जाने वाले लक्षण वंशानुगत होते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है भाई? आपके जनन जीव द्रव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीव द्रव्य बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको पढ़ा दिया। ये जैव विकास चल रहा था आपका। क्या चल रहा था? जैव विकास चल रहा था। ठीक है। तो जैव विकास आपने लिख लिया होगा कि जैव विकास क्या होते हैं ना। अब हम देखते हैं कि जैव विकास के बाद में हम देखेंगे जाति उद्भव। क्या देखेंगे? जाति उद्भव देखेंगे। भाई जाति उद्भव क्या होती है? तो आगे लिखेंगे जाति उद्भव, हेडिंग डालेंगे जाति उद्भव। आगे आप हेडिंग डालोगे जाति उद्भव, यानी कि जातीय उद्भव। देखो जातीय उद्भव क्या होता है? ये होता है जातीय उद्भव की पुराने जीवों से नए जीवों का निर्माण होना जातीय उद्भव कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? जातीय उद्भव कहलाता है। ठीक है। तो पुराने जीवों से नए जीवों का निर्माण होना जातीय उद्भव कहलाता है। लिखेंगे इसमें कि पुराने जीवों से नए जीवों का निर्माण होना पुराने जीवों से नए जीवों का निर्माण होना जाति उद्भव कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? जाति उद्भव कहलाता है। आ रही बात समझ में? तो ये क्या कहलाता है? जाति उद्भव कहलाता है। और जाति उद्भव निम्नलिखित तरीके से होता है। तो जाति उद्भव कितने निम्नलिखित तरीके से होता है? तो ये लिख लेंगे कि जाति उद्भव निम्नलिखित तरीकों से या निम्नलिखित तरीकों से होता है। निम्नलिखित तरीकों से होता है। ठीक है। तो पुराने जीवों से नए जीवों का निर्माण होना जाति उद्भव कहलाता है और जाति उद्भव निम्नलिखित तरीकों से होता है। ये तरीके हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखो जाति उद्भव का जो टॉपिक होगा वो अगले पार्ट में आपको पूरा का पूरा जाति उद्भव का ही दिखाएंगे। ठीक है।
तो जाति उद्भव का ही पढ़ाएंगे आपको। जाति उद्भव क्या है, जाति उद्भव के निम्नलिखित तरीके हैं वो ही पढ़ाएंगे, है ना। आज में इतना ही देखेंगे। हम क्या देखेंगे, जैव विकास के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो फिर आपका बीच में रह जाएगा और बीच में फिर आपका दूसरा पार्ट बनाएंगे तो वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जाति उद्भव का अलग से ही पार्ट बना देंगे, जाति उद्भव का अलग से ही क्या बना देंगे, पार्ट बना देंगे। ये बड़ा सारा टॉपिक है तो इसका अलग से ही क्या बना देंगे, आपका टॉपिक बना देंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या चीज़ देखी, यहाँ तक ही देखेंगे, तो दोबारा से देख ले आज हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। तो आज हमने देखा है कि जैव विकास क्या है। जैव विकास क्या होता है कि धीमी गति से लगातार होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण होता है, इसे ही जैव विकास कहते हैं। कि देखो, धीमी गति व लगातार होने वाली वह प्रक्रिया, धीमी गति व लगातार होने वाली वह प्रक्रिया धीमी गति से होती है और लगातार होती है। तो वह प्रक्रिया जिसमें सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं भाई, जैव विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव विकास। आगे हम देखेंगे भाई जैव विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो जैव विकास के जो सिद्धांत है, पहला जो सिद्धांत है वो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत भाई, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने किया था। तथा इसके अनुसार सजीवों में जिन लक्षणों का चयन प्रकृति द्वारा किया जाता है वही लक्षण वंशानुगत होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। यानी कि वही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं जिनका चयन प्रकृति करती है, प्रकृति के द्वारा होता है। ये किसने बताया, चार्ल्स डार्विन ने बताया था, इसलिए प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे जाड़ी के वृक्ष में लाल और हरे रंग के वृंग पाए जाते हैं और उनके आसपास ही शिकारी पक्षी कोई भी उपस्थित होते हैं, अतः लाल रंग के वृंगों को तो पहचान कर वो उनका शिकार कर लेते हैं, लेकिन हरे रंग के जो वृंग होते हैं वो पत्तियों का रंग भी हरा होता है, उनमें छुप जाते हैं, इसलिए उनको पहचान नहीं पाते हैं कोई, तो वो बच जाते हैं, अर्थात उनकी प्रजाति क्या नहीं होती, विलुप्त नहीं होती। जबकि लाल रंग के वृंग की प्रजाति क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अर्थात प्रकृति द्वारा हरे रंग के वृंगों का ही क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। तो ये क्या था, प्राकृतिक वर्ण का आपका सिद्धांत था। इसके बाद हमने देखा उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत। ये उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो लेमार्क ने किया था। किसने किया था भाई, लेमार्क ने किया था। इसके अनुसार जीवों द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए लक्षण, भाई जो जीव है अपने जीवन में जो लक्षण प्राप्त करता है वही लक्षण वंशानुगत होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तथा इसके साथ ही ये भी बताया कि किसी जीव द्वारा जिन लक्षणों का अधिक उपयोग होगा, ये भी इसने बताया कि जिन लक्षणों का ज़्यादा प्रयोग होता है वो ज़्यादा विकसित होते हैं और जिन लक्षणों का कम प्रयोग होता है यानी कम उपयोग होता है वो कम विकसित होते हैं, अर्थात वे लुप्त हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझाया कि एक समतल घास के मैदान पर कुछ जिराफ पाए जाते हैं, वे घास खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार यदि घास नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो जिराफ क्या करते हैं, झाड़ी और ऊंचे वृक्षों को क्या बनाते हैं, अपना शिकार बनाते हैं, ठीक है, और उनको खाने के लिए अपनी गर्दन को और आगे वाले टांगों को आगे फैलाते हैं, ठीक है। तो इनका क्या करते हैं, वो अधिक प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उनकी गर्दन और टांगे की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये सिद्धांत है वो ज़्यादा समय तक नहीं चल सका, अर्थात इसको अमान्य घोषित कर दिया गया। क्या मान्य घोषित, अमान्य घोषित किया गया और इसका खंडन कर दिया गया। इसके उपलक्ष्य में एक नया सिद्धांत दिया गया जो निम्न प्रकार होता है। इसके उपलक्ष्य में एक अन्य सिद्धांत दिया गया, इसके उपलक्ष्य में क्या दिया गया भाई, एक अन्य सिद्धांत दिया गया। वो क्या था, देखो वो ये था बीजमैन जर्म प्लाज्म सिद्धांत। क्या था, बीजमैन जर्म प्लाज्म सिद्धांत। ये सिद्धांत बीजमैन ने दिया था और इसने बताया कि जो चूहे होते हैं उनकी अगर पूंछ को अनेक पीढ़ियों तक काटा जाए तो उन्हें काटे हुए चूहों की जो अगली पीढ़ी होगी चूहों की, वो चूहे से यानी कि पूंछ सहित चूहे उत्पन्न होते हैं, अर्थात बिना पूंछ वाले चूहे उत्पन्न नहीं होते हैं। तो उसने बताया कि जीवों में 2 प्रकार का जीव द्रव्य पाया जाता है। जीवों में कितने प्रकार का जीव द्रव्य पाया जाता है, 2 प्रकार का जीव द्रव्य पाया जाता है। तो देखेंगे कितने प्रकार का जीव द्रव्य, 2 प्रकार का, एक तो कायिक द्रव्य और एक होता है जनक द्रव्य। देखो कायिक द्रव्य क्या होता है, जीवों के कायिक द्रव्य में पाए जाने वाले लक्षण वंशानुगत नहीं होते हैं, यानी कि जीवों के कायिक द्रव्य में पाए जाने वाले लक्षण वंशानुगत नहीं होते हैं, अर्थात जीव की मृत्यु के साथ ये लक्षण समाप्त हो जाते हैं। तो कायिक द्रव्य में जो लक्षण होते हैं वो वंशानुगत नहीं होते हैं, अर्थात जीव की मृत्यु के साथ ये लक्षण क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा था जनक द्रव्य। तो जीवों के जनक द्रव्य में पाए जाने वाले लक्षण वंशानुगत होते हैं, अर्थात जनक जो द्रव्य होते हैं उनमें जो लक्षण पाए जाते हैं वो लक्षण वंशानुगत होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से कहाँ जाते हैं, दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो ये क्या था, आपका जनक द्रव्य था।
तो दो जीवों में दो प्रकार का जीव द्रव्य पाए जाते हैं, एक तो कायिक द्रव्य और एक जनक द्रव्य। जनक द्रव्य जीवों के जनक द्रव्य में पाए जाने वाले लक्षण वंशानुगत होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इसके बाद हमने लास्ट टॉपिक जातीय उद्भव देखा, जो अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। जातीय उद्भव का अलग से ये पार्ट बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप लिख लेंगे जातीय उद्भव की परिभाषा कि पुराने जीवों से नए जीवों का निर्माण होना जातीय उद्भव कहलाता है। पुराने जीवों से नए जीवों का निर्माण होना जातीय उद्भव कहलाता है। जातीय उद्भव को निम्नलिखित तरीकों से समझाया जा सकता है, तो वे निम्नलिखित तरीके हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।